हेलो दोस्तों, मैं नीरज राय फिर आपके सामने पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मनोविज्ञान की कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसकी वजह से सीटेट या यूपीटेट में प्रश्न गलती होते हैं। ठीक है, आज उन्हें जानने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा प्रश्न गलती न हो। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ शब्दों को लिखा है। ये शब्द कम से कम 50 से 60 है, बारी बारी से आपके पास पहुँच जाएंगे। पहले जिन शब्दों को लिखे हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला अभिसारी चिंतन, दूसरा अपसारी चिंतन मैंने लिखा है, तीसरा केंद्रीकरण मैंने लिखा है, चौथा सहानुभूति शब्द लिखा है, पांचवा समानुभूति शब्द लिखा है, छठा स्वनिम है, सातवां सादृश्य है, आठवां स्वायत्त है। एक एक को क्रम से जानते हुए चलेंगे। ठीक है, एक है अभिसारी चिंतन और एक है अपसारी चिंतन। सबसे पहले अपसारी चिंतन को जानेंगे कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मनोविज्ञान में भी महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट में भी महत्वपूर्ण है, हिंदी में, मतलब जितना शिक्षण पूछा जाता है उसमें सब में महत्वपूर्ण है। इसके सिवा जो मनोविज्ञान का व्यक्तिगत विषय है उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपसारी चिंतन। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, पहले इसे जानते हैं। ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला है। पहले तीन विशेषता इसका जानिएगा, मौलिक हो, आविष्कारशील हो और लचीला हो। कितनी बड़ी बात है इस चिंतन में। जो अपसारी चिंतन होता है वो मौलिक होता है, आविष्कारशील होता है और लचीला होता है। ये बातें स्पष्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न जिसके कई उत्तर हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, उसके उत्तर को ढूंढने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है, वही चिंतन जो होता है अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, अर्थात इसकी विशेषता क्या हो गई, सर्जनात्मकता इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, जो सर्जन या सृजन आप पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, सर्जनात्मकता इसकी विशेषता हो गई। अब मूल पे आते हैं कि आपकी समझ में बात आए। इसमें चार बातें विशेष हो गई। ठीक है, चार बातों पे आप ख्याल करेंगे तो पूरा का पूरा ये आपकी पकड़ में आ जाएगा। पहली बात कह रहा है कि ये मौलिक हो, आविष्कारशील हो और लचीला हो। ये बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसकी विशेषता बता रहा है सर्जनात्मकता। ठीक है, एक बात इसमें ये हो गई। फिर कह रहा है कि ऐसे उत्तर जिसमें, ऐसे प्रश्न जिसमें कई उत्तर हों। ठीक है, कई उत्तर हों, ऐसे प्रश्न जिसके उत्तरों, कई सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है। ठीक है, उसकी विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है। अब आते हैं, एक उदाहरण को लेते हैं। ये बिल्कुल आपको बात समझ में आ जाएगी, इसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण से बिल्कुल ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने यहां लिखा 3, 6, 9 और डैश डैश, यहां पर कौन सी संख्या होगी। और मैंने दूसरा लिख दिया कि दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। ठीक है, अब ये दो प्रश्न आपके सामने रखे गए और पूछा गया कि इसमें अभिसारी चिंतन क्या है और अपसारी चिंतन क्या है। एक प्रश्न क्या है, 3, 6, 9, इसके आगे संख्या क्या होगी। और दूसरा प्रश्न पूछा गया कि दरवाजा खुला है, इनमें अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है। बस ये परिभाषा आपको बता ले जाएगी। ठीक है, 3, 6, 9 के बाद क्या होगा, 12। 3, 6, 9 के बाद जो अगली संख्या होगी 12 होगी। मतलब इसका एक फिक्स उत्तर है, चाहे आप दिन भर चिंतन करें तब भी 12 रहेगा, न तो ये 11 होगा न ये 13 होगा। ठीक है, तो ये अपसारी नहीं हो सकता है। लेकिन दरवाजा खुला है, इसके कई उत्तर होंगे। ठीक है, दरवाजा खुला है तो इसका एक उत्तर यह हो सकता है कि आइए आपका स्वागत है। एक उत्तर हो सकता है कि तुरंत बाहर निकल जाओ। एक उत्तर हो सकता है कि तूफान आने वाला है, बंद कर दो। एक उत्तर हो सकता है कि कोई जानवर आ जाएगा, बंद कर दो। तो ये कैसा उत्तर हो गया, अपसारी चिंतन का हो गया। ठीक है, और पहला वाला अभिसारी हो गया। 3, 6, 9, अगली संख्या क्या होगी, तो 12 होगी, ये फिक्स है 12। ठीक है, ये अभिसारी हो गया। लेकिन दरवाजा खुला है, इसमें कई उत्तर हो सकते हैं, तो ये अपसारी हो गया। ठीक है दोस्तों, एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भारत में गरीबी की समस्या के विषय में आप बताएं, तो हो सकता है कि अभी जो आप उत्तर दें वो कई दिशाओं से मिले। ठीक है, अपसारी चिंतन का उदाहरण है।
लेकिन मैं कहूं कि एक हफ्ते बाद उत्तर दीजिएगा तो आपका अपना ही उत्तर बदल जाएगा, कुछ मौलिकता और आ जाएगी, कुछ और मौलिकता उसमें आ जाएगी। तो ये अपसारी चिंतन के उदाहरण हैं। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है। इसमें आविष्कारशील, मौलिक और लचीलापन होता है, इसमें सृजनात्मकता होती है। ठीक है, अब एक शब्द लिखा हुआ है सृजनात्मकता। ये एक स्किल है जो प्राथमिक स्तर पे कहा जाता है कि बच्चे में विकास करना है। दोस्तों, ये जो सृजनात्मक चिंतन होता है, इसी के कारण वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, डॉक्टरी आविष्कार होते हैं, या कोई लेखक कोई अच्छी सी रचना रचता है, या समाज में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने वाला, ठीक है, वो काम करता है। ये सारे जो होते हैं वो सृजनात्मक चिंतन के फल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सृजनात्मक चिंतन है ये भी मौलिक होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कहानी सुनी होगी। सबसे बड़ी बात इस चिंतन में यह होती है कि यह चिंतन मूल्य के नहीं होता है, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। जीवन में प्रत्येक काम हम मूल्य के लिए करते हैं, लेकिन जो सृजनात्मक चिंतन होता है वो मूल्य के लिए नहीं होता है। जैसे एक नन्हा सा बच्चा बाहर दौड़ता रहता है, आप कहते हैं कि क्यों दौड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन छोटा सा 3-4 साल का बच्चा नहीं बता सकता है कि क्यों दौड़ रहा है। उसको दौड़ने में आनंद आ रहा है क्योंकि वह सृजन की अवस्था में है। और सृजनात्मक चिंतन जो आपको आनंद देता है मूल्य के लिए नहीं होता है, इसलिए कोई एक नवीन चीज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जो अपसारी चिंतन होता है उसकी विशेषता है सृजनात्मकता। एक कहानी आपने सुना होगा कि दुनिया का जो सबसे मशहूर पेंटर हुआ, जब अपने बचपन में वो पेंटिंग बनाता था तो पेंटिंग अच्छी नहीं बनती थी। उसके भाई को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मित्र को $10 दिया और कहा जाकर के मेरे भाई से एक पेंटिंग को खरीद लेना। जब गया वो पेंटिंग उससे लिया, कहा तुम्हारी पेंटिंग मित्र बहुत पसंद है, हमें दे दो। उसे बहुत खुशी हुई कि हमारी पेंटिंग किसी को पसंद आई, लेकिन वो कहा कि इसे रख दो, मैं शाम को आकर लेकर जाऊंगा। उसने बुलाया और कहा कि तुम ये $10 लो, मेरी पेंटिंग रखो और यहां से वापस जाओ। अपने भाई से मिला और कहा कि तुमने ऐसा काम मेरे साथ क्यों किया। भाई ने कहा कि तुम्हें पेंटिंग बनाते हुए मुझे बड़ा दुख होता था कि तुम निस्सार पेंटिंग बनाते थे जिसका कोई मतलब नहीं निकलता था। उस पेंटर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मुझे पेंटिंग बनाने में जो आनंद आता है वही उसका मूल्य है। दोस्तों, यही सृजनात्मकता है कि एक ऐसी पेंटिंग बनी जो दुनिया उसकी कायल हो गई। ठीक है, तो जो सृजनात्मक चिंतन होता है, इसके द्वारा जो नवीन चीज आती है, ठीक है, वो दुनिया को प्रभावित करती है। तो कहा गया कि जो अपसारी चिंतन है, इसके गुण में आविष्कारशील, लचीलापन, ठीक है, मौलिकता होगी और सृजनात्मक चिंतन होगा। ठीक है, और जो अभिसारी होगा, ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान को ही निर्देशित करता है, मतलब एक सही समाधान की ओर ही निर्देशित करता है, वो अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, और अपसारी का आपने अभी उदाहरण देखा, इससे आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया अभिसारी और अपसारी चिंतन। अब चलते हैं केंद्रीकरण का मतलब क्या है। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि सभी विशेषताओं को छोड़कर एक ही विशेषता पर ध्यान को केंद्रित करना ही केंद्रीकरण कहलाता है। किसी चीज की सब विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ही ध्यान को केंद्रित कर देना केंद्रीकरण कहलाता है। बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है सहानुभूति, और इसके साथ है एक समानुभूति। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के दो मतलब हैं। एक सहानुभूति है और दूसरा समानुभूति है। सहानुभूति कब होती है? जब दूसरे को देखकर हमें दुख हो, दया आए, तब सहानुभूति होती है। ठीक है, लेकिन सहानुभूति में दूसरे की हम वास्तविक मानसिक दशा को नहीं जान सकते हैं। उसके ऊपर हमको दया आएगी, दुख होगा, ठीक है, और उसके ऊपर हम सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन उसकी वास्तविक मानसिक दशा को हम नहीं जान सकते हैं कि वह व्यक्ति इस समय क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर दया का भाव हमारे होगा, ठीक है, कि हम एक दया का भाव दिखाएंगे, दुख का भाव दिखाएंगे कि तुम्हारी स्थिति देखकर हमको दुख हो रहा है, दया आ रही है। ठीक है, एक ये सहानुभूति हो गई, लेकिन उसकी वास्तविक मानसिक स्थिति क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जो समानुभूति है, इसमें क्या होता है कि सामने वाले की स्थिति में अपने आप को रख करके महसूस करने का प्रयास किया जाता है, और इसमें काफी हद तक उसकी जो मनोदशा है उसको समझने का प्रयास किया जाता है।
ठीक है, वही अपने फील किया जाता है कि यदि मैं उस परिस्थिति में होता तो मेरे साथ क्या होता, कैसा मैं महसूस करता। ठीक है, तो ये हो गया समानुभूति और ये हो गया सहानुभूति। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है स्वनिम। किसी भाषा में ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे स्वनिम कहते हैं। किसी भाषा में ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे स्वनिम कहते हैं। अगला जो शब्द है सादृश्य है। दोस्तों एक चीज आप जानने का प्रयास करिएगा कि यह शब्दावली केवल ही मनोविज्ञान में काम नहीं करेगी, ये गणित में भी काम करेगी, पर्यावरण में भी काम करेगी। हिंदी में जैसे सादृश्य शब्द ये मनोविज्ञान में भी काम करता है और गणित के सीटेट में इसी के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सादृश्य का मतलब होता है समरूपता या समानता। ठीक है, अगर सीधा इसका मतलब जाने कि सादृश्य का मतलब क्या होता है तो समरूपता या समानता। ठीक है, अब इस आधार पर अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप समझ गए कि सादृश्य का मतलब यह होता है कि समरूपता या समानता, तो आप उत्तर को कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वायत्त। जिस पर अपना अधिकार हो उसी को क्या कहते हैं, स्वायत्त कहते हैं। स्वायत्त का सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया दोस्तों, जिस पर अपना अधिकार हो उसे ही क्या कहते हैं, स्वायत्त कहते हैं। तो ये शब्दावली कुछ है, इतना ही आप इसे जानने का प्रयास करिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, तो आगे अन्य जो भी शब्दावलियां हैं उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।